चलो इट्स लाइव। हाँ जी सर। हाँ जी वी आर लाइव। हाँ ये लाइव। ठीक है, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू पीपल आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक। ओके सर। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू पीपल आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक क्यों, अगर आपने साथ फोन ऑन किया हुआ है तो उसका वॉल्यूम कर दें म्यूट, ताकि हाँ उसमें ना एको। डन। ठीक है, ठीक। चलें जी, शैल वी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ पीएसपीए ग्रुप और मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट, माय को होस्ट आयशा कमर, डॉक्टर नवीद राशिद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन दिस पैनल। ऑल्दो ये जो हमारा फेसबुक का सोशल मीडिया ग्रुप है ये रिलेटेड है पेरेंट्स और स्कूल और स्टूडेंट्स इश्यूज के, बट आई गेस एज एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इतना कोरोना और कोविड को लेकर के एक हाइप है और जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है इस पेंडेमिक का, तो हम इसके लिए ये एक इंटरेस्टेड थे कि ऐसा एक अवेयरनेस सेशन होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें कि डॉक्टर नवीद राशिद जैसे जो एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं इस फील्ड में, वो हेल्प कर सकें, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन का कि एक आम इंसान, एक लेमैन के लिए आजकल कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हुआ है डिसिफर करना कि क्या फैक्ट है और क्या मिथ है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और डॉक्टर साहब आप काइंडली अपना और अपने इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं currently I'm working as a consultant infectious diseases in Pakistan Kidney and Liver Institute, लाहौर। PKLI जो है इसने तकरीबन मिड ऑफ मार्च में हमने कोरोना केयर सेंटर स्टार्ट किया था एंड वी आर टेकिंग अप कोरोना पेशेंट्स। सो फार इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months और literally we have a capacity of around 70 patients to take care, or so far I think more than 300 patients have been taken care of. इसमें जी इसमें एट ए टाइम व्हेन वी विजिट आवर पेशेंट्स, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आउट ऑफ 70 1/3 और मोर देन 1/3 पेशेंट्स आर क्रिटिकली इल. So critically ill means that they require ICU care or very high level of care. But we don't have a high capacity care available. Only 4 beds in ICU are available. तो ये एक current scenario है जिसकी वजह से for past maybe 1 week or more than that we are not able to take more patients क्योंकि इतना fully loaded जा रहा है. We had to refuse the patients who are coming now, or we have become more choosy कि हम वो पेशेंट लेंगे जो are really sick. तो ये सिचुएशन ईद के बाद से चेंज हुई है. So this is a brief introduction of PKLI. ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप आपको क्या लगता है ये एकदम से राइज आया है केसेस में? पहले तो था ना कि सब लोग कहते थे अच्छा उसको हो गया फलां को हो गया, फिर फाइनली एक ऐसी स्टेज आ गई कि हर एक के फैमिली सर्कल फ्रेंड सर्कल में इन्फेक्शन का या कोई डेथ्स वगैरह का पता चलना शुरू हो गया। तो एकदम से एक सडन राइज, व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज कि एक सडन राइज कैसे हो गया केसेस में? The things are quite obvious. It's not different science. आपको पता है ईद से पहले जो रमज़ान का टाइम था उसमें भी लोगों ने भी और थोड़ा सा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के लेवल पे भी आया लॉकडाउन में, स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से, और
उसके बाद ईद पे जिस तरह से पब्लिक गैदरिंग्स हुई हैं इन द नेम ऑफ ईद मीटिंग्स और फेस्टिविटीज़, और जिस तरह से वो लोगों का इंटरमिंगल रहा है रिलेशन, सो दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि इसके बाद एक वेव आएगी एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट, और दैट इज़ द रिजल्ट नाउ। इससे पहले तो बड़ा अच्छा यानी कंट्रोल जा रहा था पेशेंट्स का। अगर मैं अपने PKLI के ही रेफरेंस में अगर आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दूं इसे, तो वो पिक्चर वुड बी मोर ऑब्वियस नाउ। बिफोर ईद और उससे मतलब बिफोर ईद भी मैं अगर कहूँ कि मिड रमज़ान तक ये सिचुएशन थी कि हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स हु आर क्रिटिकल वाज वेरी लो। ज़्यादातर पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के साथ थे, और इवन अगर मैं उससे भी 1 महीना पीछे चले जाऊँ तो क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि एनीबॉडी हु इज़ टेस्टेड पॉजिटिव शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड रिगार्डलेस ही इज़ और शी इज़ हैविंग सिम्टम्स और नॉट। तो हमारे पास एक बड़ा प्रोपोर्शन वो था जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक था। बट जैसे अभी मैंने जिक्र किया, अब तो प्रोपोर्शन चेंज हो गया। अब तो क्रिटिकल पेशेंट्स का एक ऑलमोस्ट 40% शेयर है हमारे पेशेंट्स केयर में। और यू आर राइट के मतलब यहाँ पे जो राइज आया वो लेटेस्ट रिलैक्सेशन ऑफ लॉकडाउन का रिजल्ट है प्रोबेबली। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। डॉक्टर साहब हमारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए लाइव में। एक मिस आयशा मलिक पूछ रही हैं, प्लीज टेल लाइट कफिंग एंड इरिटेशन इन थ्रोट विदाउट एनी फीवर। लोग कंफ्यूज हैं डॉक्टर साहब के कुछ भी फ्लू टाइप सिम्टम्स आए तो सबको अब फौरन लगता है कि शायद उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा एड्रेस करें कि कैसे पता चले कि आपको कोरोना है या कोई रेगुलर सीजनल फ्लू है। आप क्या वो रेड फ्लैग्स हैं कि इंसान को लगे कि उसको कोविड टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए कि नहीं? जी अच्छा, कोविड-19 जो है ना, इट्स ए सरप्राइजिंग डिजीज एज फार एज इवन वी प्रैक्टिशनर्स आर कंसर्न्ड। इवन शुरू में ये सोचा गया कि ये जस्ट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है, बट लेटर ऑन वी केम टू नो कि इट कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एज वेल। तो एक तो आपका जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है दैट शुड बी वेरी वेरी हाई। आपको कोई भी सिम्टम आए, इट इज़ फार मोर बेटर टू गेट टेस्टेड रादर देन वेटिंग एंड वेस्टिंग द प्रीशियस टाइम। तो अच्छा, अब आपका क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि जी अगर सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम जो आपने पूछे हैं इन्होंने, फिर ये लाइट कफिंग है और इरिटेशन है थ्रोट में और फीवर नहीं है उन्हें। जी अब एक्चुअली 3 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है यहाँ पे। एक कॉमन कोल्ड है और एक फ्लू है और एक तीसरा कोरोना रिलेटेड सिम्टम्स हैं। सो जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें ज़्यादा जो है ना सिम्टम वो एलर्जिक वाले होते हैं। आपकी वाटरी नोज़ और स्नीजिंग और रनी नोज़, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फीवर और दूसरे जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं। सोर थ्रोट जो है ना वो फ्लू का सिम्टम है बेसिकली, जो आम सीजनल फ्लू हो जाता है किसी भी इंसान को। But COVID can also present with sore throat. So itching and sore throat without fever even can happen in COVID-19. COVID-19 कोरोना का दूसरा नाम है। So अगर ये बात आप पूछ रहे होते मुझसे आज से महीना पहले, तो मैं शायद कहता कि it does not look like COVID. You can wait and watch and और वो जो 3 सिम्टम का एक हमने ट्रायड बनाया हुआ था कि if you have fever, if you have cough, if you have your difficulty breathing, you should go and get yourself tested for COVID-19 प्लस साथ एक हम लिंक कहते थे कि होना चाहिए कि आपका पिछले 15 दिनों में किसी COVID-19 केस से कोई किसी भी किस्म का इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, या आपने कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है किसी ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पे कोविड केस पड़ा है। तो तब तक ये वैलिड था। लेकिन अब ये हो रहा है कि हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आ रहे हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे केसेस में 40% है। अगर 100 पेशेंट्स आर पॉजिटिव विद कोविड-19 तो ऑलमोस्ट दे आर टचिंग टू हाफ। अब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर होगा तो स्टार्ट में सिंपल सोर थ्रोट भी हो सकता है, इचिंग भी हो सकती है, माइल्जियास भी आ सकते हैं, बॉडी एक्स वगैरह। सो अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर इफ यू हैव एनी सिम्टम and you are living in an environment where your neighborhood or your family member is affected and you have been exposed to them, इसको आप जीरो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या लॉकडाउन के बाद आप लोगों ने भी अपना पर्सनल लॉकडाउन रिलैक्स कर दिया? इफ़ यू हैव रिलैक्स योर लॉकडाउन एंड यू हैव एनी सिम्टम, यू शुड गो एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। वी कैन नॉट गारंटी के सिंपल इचिंग इज ए कोविड-19 और नॉट, बिकॉज यू कैन बी एसिम्प्टोमेटिक एज वेल। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, आप रिस्क लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी टेंस सिचुएशन एज फार एज द सोसाइटी।
and as far as the we practitioners are concerned, we cannot guarantee anybody कि आपको बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब अवैस मलिक साहब पूछ रहे हैं डू वी नीड टू वेयर मास्क ऑल द टाइम स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग विद एसी ऑन एंड विंडोज क्लोज्ड बड़ा ज़बरदस्त और साइंटिफिक क्वेश्चन किया उन्होंने। अच्छा, इसको इसी तरह अगेन इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा कि एक थी इसमें ना लेवल्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। थोड़ा सा मैं साइंस को टच करता जाऊंगा ताकि इट मे बिकम ईजियर फॉर आवर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड। कोई भी पैंडेमिक जब आती है वो पहले शुरू में एक आउटब्रेक होती है, बाद में वो एक एपिडेमिक बनती है और फिर पैंडेमिक में वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। इसी तरह जब लोकल यहाँ पे स्टार्ट हुई फर्स्ट टाइम ये एपिडेमिक, तो उस वक्त लेवल 1 ट्रांसमिशन था। लेवल 1 ट्रांसमिशन ये होता है कि आपको पता होता है एटलीस्ट कि यार ये लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं, यानी जैसे हमारे जो ईरानियन कोहोर्ट था वो इन्फेक्टेड था, इसी तरह राइविंड का कोहोर्ट था वो इन्फेक्टेड था। एटलीस्ट वी न्यू कि वो हैं तो हमारे एरिया में कोई कोविड-19 नहीं है। सो आपकी जो प्रिकॉशंस थी उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा लो रखा जा सकता था कि भी आप मास्क ना पहने, आप बस डिस्टेंस मेंटेन कर लें, दूसरों को टच ना करें, हैंड हाइजीन कर लें, दैट वाज इनफ। लेवल 2 में जाके ये होता है कि इससे ये जो इम्पोर्टेड केसेस हैं उनसे आपके लोकल कम्युनिटी में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट लेवल 2 पे भी आप जो हैं फिर भी जानते हैं कि भी आपके सपोज लाहौर सिटी में ये एरियाज़ हैं जहाँ पे कोविड फैला हुआ है, तो उन एरियाज़ में आप थोड़ी इनहांस प्रिकॉशंस करते हैं। लेकिन नाउ वी आर डीलिंग विद लेवल 3। लेवल 3 ये होता है कि you don't know that you are infected, and the another side is also not knowing कि they are infected or not. Like I'm talking to you, I don't know कि मैं infected हूँ कि नहीं, क्योंकि ये प्री सिम्टोमेटिक स्टेज पे भी हो सकता है, जिससे मैं मिल रहा हूँ वो infected है कि नहीं है। तो इसमें तो हाईएस्ट लेवल्स आपको करने पड़ेंगे प्रिकॉशंस के। सो ही इज़ राइट, फेस मास्क लगाइएगा नंबर 1। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग अलोन and you are using AC, it means कि your air is not contaminated with anybody else. So उसमें थोड़ी सी रूम निकलती है कि आप। अच्छा, दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये एयर में वायरस एटलीस्ट 3 आवर्स तक स्टे कर सकता है। तो AC में क्योंकि थोड़ी रिसर्कुलेशन होती है, तो अगर आपने घर से गैराज से अपनी गाड़ी निकाली है और 3 आवर्स तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया है और आपने अपनी गाड़ी के विंडोज़ जो वो क्लोज रखी हुई थी, तो यू कैन अज्यूम कि यहाँ कोई वायरस नहीं है और यू कैन टर्न योर AC ऑन एंड यू कैन ट्रेवल। बट इफ़ यू हैव ए पैसेंजर विद यू एंड यू वांट टू अवॉइड कांटेक्ट, तो बेहतर है कि आप अपनी वेंटिलेशन को, यानी कि जो विंडोज़ हैं इनको ओपन रखें और AC को यूज़ ना करें ताकि क्रॉस सर्कुलेशन हो। दिस इज सिंपल साइंस। और बेस्ट इज़ टू यूज़ मास्क, बिकॉज आई डोंट नो दैट आई एम इन्फेक्टेड एंड ही और शी डजंट नो कि दे आर इन्फेक्टेड, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पे हो सकते हैं। तो मास्क इज द बेस्ट स्ट्रेटजी राइट नाउ इन लेवल 3 ट्रांसमिशन। मास्क के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हम लोग इस सब देख रहे हैं, लोग हर तरह की चीज जो मुंह पे डाल रहे हैं उसको मास्क कह रहे हैं। सर्जिकल मास्क जो है वो जो ग्रीन है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि सर्जिकल मास्क है, हालांकि जो WHO की रिकमेंडेशन है जो हमारा मैक्सिमम प्रोटेक्शन देती है वो ट्रिपल प्लाई मास्क जो है वो है। कपड़ों वाले मास्क लोगों ने पहने हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम लोग इस ग्रुप से ना हम लोग लोगों को जो बेसिक्स तो सबको ऑलमोस्ट पता है हमें क्या है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है ना उससे एजुकेट करें कि कोई भी कपड़ा जो हम लोग जो रूटीन में हमें बाहर नजर आ रहे हैं लोग बेच रहे हैं हम लोग मास्क, क्योंकि अवेलेबिलिटी का भी एक इशू है, अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है। N95 का इतना ज्यादा एक वो हो गया कि लोगों को लगता है अगर आपके पास N95 नहीं होगा तो आप प्रोटेक्टेड है ही नहीं, वो जहाँ मर्जी से आप N95 वो अब बहुत किस्म के आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। Again, I would like to take the help of medical science. I'm sorry कि मेरे questions के आंसर अगर थोड़ी से लंबे या लेंथी हों, लेकिन I think I believe समझ में आती है। बिल्कुल आप जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये देखें कि जब भी कोई इंसान either he is talking, he is coughing, sneezing, anything, उसमें से डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। अब एक बड़े साइज का होता है और एक मीडियम साइज का और एक वेरी स्मॉल साइज का पार्टिकल होता है। यूजुअली जो हम अपनी डेली लाइफ में किसी से भी मिल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जो पार्टिकल साइज है दैट इज अ लार्जर वन, उसे ड्रॉपलेट कहते हैं। ड्रॉपलेट का जो साइज है वो 5 माइक्रोन मीटर से ऊपर होता है। अब ड्रॉपलेट की प्रॉपर्टी ये है कि इट्स ए वाटर बबल विथ थाउजेंड्स ऑफ वायरस पार्टिकल इनसाइड। तो जब आप बात कर रहे हैं, आप बहुत वायलेंट हो रहे हैं, आप बहुत चीख रहे हैं, आप यू आर सिंगिंग और समथिंग लाइक दैट, यू आर शाउटिंग,
तो आप ड्रॉपलेट रिलीज करते हैं। ड्रॉपलेट जो है वाटर बबल है, ये आपके मुंह से निकलते ही अपने वेट की वजह से सेटल डाउन कर जाता है नीचे, और मैक्सिमम थ्रो जो इसकी है वो 3 फीट तक है, और अगर सॉरी मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आप बहुत शाउट कर रहे हैं, आपने बहुत वायलेट हो गए हैं, तो 6 फीट तक जा सकते हैं। वाओ। अच्छा ये जी, अब इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज की और आप जस्ट यू आर टॉकिंग एंड टू बी ऑन सेफ साइड, आप एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में आप किसी से टॉक कर रहे हैं, तो 3 फीट इज इनफ, क्योंकि उसमें कोई वायलेंट टॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट यू नेवर नो कि व्हेन ही और शी में कफ इट आउट, तो जब कफ करते हैं तो उसकी थ्रो ज्यादा होती है, एक बात। नंबर 2 ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं या यू नो सम सिनेरियोज के जिसमें इससे भी छोटे साइज के पार्टिकल्स निकलते हैं, जिन्हें हम एयरबोर्न पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन वो सिनेरियो आम लाइफ में नहीं मिलेंगे आपको, सोसाइटी में नहीं मिलेंगे। वो सिनेरियो क्या होते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर हजरात जब किसी पेशेंट का सैंपल ले रहे होते हैं, तो हम क्योंकि बहुत अंदर जाते हैं और अंदर से फ्लोरा लेकर आते हैं, तो वो वाटर बबल पे नहीं होता, वो एनवायरनमेंट और होती है, वो ड्राई एयर पार्टिकल्स हम खुद बाहर रिलीज करवा रहे होते हैं। नंबर 1, उस सिनेरियो में जहाँ पे हम सैंपल खुद ले रहे हैं या जहाँ पे हम पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, आईसीयू के अंदर है और हम उसे वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, तो अब हमने सारे मैकेनिज्म बाईपास कर दिए और डायरेक्टली ट्यूब उसकी लंग में डाल दिया। अब जो भी उस ट्यूब से बाहर आ रहा है वो दैट इज प्योर वायरस, और वो नैनोमीटर साइजेस में होते हैं, and they don't need water bubbles to travel. They can travel on their own on air current anywhere from maybe 10 meter to 100 meter. अच्छा, ये वो सिनेरियो होता है जो डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है क्रिटिकल सेटअप्स के अंदर, फ्लोर्स के अंदर, के उनको ये दे डोंट नो कि वट एवर they are breathing in, they are actually inhaling those virus particles even if the patient is lying 100 meter away. अगर आप उसी सेम सीलिंग के नीचे हैं, क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं आपको मास्क की टाइप्स बता सकूँ। मास्क की जो N95 टाइप है, ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे आपके पास नैनोमीटर साइज के पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, बबल के अंदर कैद नहीं है, पॉकेट में नहीं है, तो वहाँ पे यू नेवर नो, यू कैन इनहेल इट। सो N95 मास्क, इसमें स्पेशल फिल्टर्स होते हैं, दे कैन फिल्टर इट आउट एंड यू कैन वर्क with a comfort level. So basically N95 mask is recommended for doctors only because they are dealing with a virus with unknown, कि आपको नहीं पता उसकी लोकेशन कहाँ पे इस वक्त। अब आ जाए 3 प्लाई मास्क पे, जो मेडिकल मास्क होता है, जिसे सर्जिकल फेस मास्क भी कहा जाता है और इसे मेडिकल मास्क भी कहा जाता है, तो ये इसके 2 डिफरेंट नाम हैं, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है इसमें। आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाइए तो अभी इसके जो मैंने जो एक्सपीरियंस है, वो 10 से 15 रुपए का मास्क मिल जाता है आराम से, एक मास्क। आल्दो के पीछे इसकी हाइप आई थी, तो इसको आप जाके अगर एक मास्क लेके उसको यूज करने के बाद या उससे पहले ही अगर आप चेक करना चाहते हैं क्वालिटी को, तो आप उसको कट करें मिड हाफ से और देखिए उसके अंदर 3 लेयर्स हैं कि नहीं। इफ इट इज ए 3 लेयर्ड मास्क देन इट इज एन अप्रोप्रिएट मेडिकल मास्क। इसमें 3 लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर 3 लेयर्स नहीं है तो इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट मेडिकल और सर्जिकल और फेस मास्क। तो ये वो मास्क है जो डॉक्टर्स भी यूज कर सकते हैं इफ दे आर नॉट डूइंग दो प्रोसीजर्स जो मैंने अभी बताए। अगर वो आईसीयू में काम नहीं कर रहे, वेंटिलेटर वाले पेशेंट से डील नहीं कर रहे, सैंपल नहीं ले रहे, सिंपल उन्होंने क्रॉस टॉक करनी है पेशेंट से, या कम्युनिटी में भी ये यूज़ किया जा सकता है अगर कम्युनिटी में लोग आपस में बात करें, क्योंकि वहाँ ड्रॉपलेट रिलीज हो रहा है सिर्फ। तो हमारा मास्क लगाने के 2 मकसद होते हैं, एक तो खुद को बचाना, और दूसरा अगर हम इन्फेक्टेड हैं, इवन आई डोंट नो आई एम इन्फेक्टेड, तो मैं मास्क लगा के कम से कम वो जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं वो मास्क से टच होके आगे नहीं जा पाए, क्योंकि वाटर बबल्स हैं, वो तो फौरन उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और वायरस कैन नॉट ट्रेवल फर्दर मोर। अब तीसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं कि जो कपड़े के मास्क हैं, जैसे क्लॉथ मास्क कहते हैं। अच्छा, इसमें तो देयर आर नो गाइडलाइंस, लेकिन अब इट इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिकमेंडेड, क्योंकि एटलीस्ट देयर इज अ फिजिकल बैरियर, कि आप वाटर ड्रॉपलेट्स को रोक लोगे। एक सडन जो कफ होता है, जो सडन शाउट होता है, कुछ ऐसा होता है, तो उसको एटलीस्ट आप रोक सकते हैं। उसमें इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन, बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दैट मेक एटलीस्ट 3 or 4 layers ऑफ दैट क्लॉथ मास्क, ताकि बैरियर जो है वो आपका डबल हो जाए। लेडीज जो दुपट्टा इसको करती हैं, यहाँ पे नकाब करती हैं, अगर वो डबल लेयर ट्रिपल लेयर कर लें तो मे बी के कुछ प्रोटेक्शन जो फिजिकल बैरियर है वो ज़्यादा अच्छा जनरेट हो जाए। तो ये 3 तरह की इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मास्क।
बारे में बता दें, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि टेस्ट जो है एक तो एक्सपेंसिव है और मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप के अंदर अगर थोड़ा सा आप उनको गाइड करने में हेल्प कर दें कि मतलब किस तरह मतलब व्हेन शुड वी गेट टेस्टेड एंड वेयर शुड वी गेट टेस्टेड। और थोड़ा सा जो तीसरा, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मेरे सोशल सर्कल में बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, कोई इश्यूज होते हैं कुछ, तो वो एक चीज़ जो मुझे मुसलसल मैं देखती वो ये है कि सिम्टम्स आ रहे हैं और टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एक लोगों के दिल में डर बैठ गया है कि हम टेस्ट करवाएंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो सरकारी गाड़ी आके हमें उठा के ले जाएगी, जो कि पहले हो रहा था। क्वारंटीन में लोग जा रहे थे, लोगों को जबरदस्ती मतलब वो उसका कोई और हमारा मतलब उस वक्त हम इनिशियल स्टेजेस पे थे, उसका क्वारंटाइन जरूरी था, लेकिन इस वक्त जरूरी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका भी थोड़ा सा गाइड कर दें कि ऐसा डर जो लोगों में बैठ के, और इस वजह से भी बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक वो मतलब चल भी रहे हैं और घर में वो उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं टेस्ट को, उसके बारे में बता दें। अच्छा, अतिया ताहिर का भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी इसी के साथ टैग कर देती हूँ। शी सेइंग उनका वो कह रही है कि कोविड का टेस्ट एक्सपेंसिव है, शुड वी डू दिस एज अ मस्ट इन इवन माइल्ड सिम्टम्स? वो आई थिंक अभी एड्रेस हुआ भी है कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि आजकल आप रिस्क नहीं ले सकते, हम कह नहीं सकते कि माइल्ड सिम्टम भी हो तो हो सकता है कोरोना हो। तो डॉक्टर साहब आप ये आयशा कमर के क्वेश्चन के साथ इसको भी जरा एड्रेस कर दीजिएगा। जी मिस आयशा एंड मिस सहर, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये अब तो रूटीन के मेरे डेली लाइफ के पार्ट एंड पार्सल बन गए इन क्वेश्चंस का आंसर करना। तो मैं इनको दो पार्ट्स में लूँगा, पहला कि कहाँ से हो सकता है और पब्लिक प्राइवेट क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो प्राइवेट के तो मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी लेबॉर्ट्रीज हैं वी ऑल नो दोस लेबॉर्ट्रीज। गवर्नमेंट सेटअप्स में अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे पेशेंट्स ने मुझे फीडबैक आके दिया भी है कि कुछ जगहों पे किट्स अवेलेबल नहीं हैं, बट एक्सपो सेंटर और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से ये टेस्ट करवाया जा सकता है एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेट कुछ लेबॉर्ट्रीज हैं, वेल रिनोन लेबॉर्ट्रीज ऑफ पंजाब, जो कि इसको कर रही हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आई एडमिट दिस थिंग। इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या टेस्ट करवाना ज़रूरी है कि नहीं है। अच्छा, इसमें देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आपके घर में कोई किसी को फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं, सोर थ्रोट ही हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, एंड आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इफ़ यू आर नॉट यू आर नॉट गेटिंग टेस्ट डन बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के, वहाँ किट्स अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा इशू है, और यू कैन नॉट अफोर्ड एज वेल, तो एक तो तरीका सेफ ये है कि आप 14 डेज के लिए अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें, क्वारंटीन कर लें, अज्यूमिंग दैट दिस इज कोविड-19। बट हैविंग सेड दैट, कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये हो सकता है सिंपल फ्लू भी हो। अब आपने 14 दिन के लिए अपने आप को पाबंद भी किया और सारा कुछ करने के बाद आप अभी महीना भी नहीं गुजारते कि आपको दोबारा से कोई ऐसे सिम्टम आ जाते हैं, देन यू विल अगेन बी इन अ फिक्स कि भी अब मैं पहले कोरोना था या अब था। तो उसमें इट इज़ वाइजर कि आप ठीक है अपने आप को आइसोलेट कर लें, और इमीडिएट ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने आज ही टेस्ट करवाना है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करके रखें, 4-5 दिन गुजारें, वेन एवर यू गेट एन अपॉइंटमेंट कि भी आज टेस्ट हो जाएगा या अवेलेबल है तो वो जाके करवा लिया जाए। कुछ फलाही इदारे भी टेस्टिंग शुरू की हुई है, उन्होंने उनसे भी रब्ता किया जा सकता है, वो भी इसमें यानी टेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि फिल 4 ही अपने आप को बाकियों से आइसोलेट कर लिया जाए और टेस्ट का वेट किया जाए। इसमें जल्दी की कोई उस तरह से ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स, ताकि दूसरों का फ़ायदा हो। और अगर आप नहीं कराते तो 14 डेज़ के बाद, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक ऐसा सिनेरियो दोबारा आ सकता है कि अगली दफ़ा आपको खाली बुखार और आप फिर परेशान हो जाएं कि अब ये कोविड-19 था या पहले था। तो इसलिए ज़रूरी है, वंस ये आपको पता लग जाए कि आपको कोविड हुआ था, तो आप बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं। वो उस क्वेश्चन पे शायद आगे कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर दूंगा कि ये और कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में ऐसे सिक पीपल भी हो सकते हैं, आपके स्पेशली पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, जो कि जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, और नोइंगली यू आर गोइंग टू गिव हार्म टू देम। कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो थोड़ा बहुत जिस्म टूट रहा है, खांसी है, कोई इतना मसला नहीं है, दिस इज़ नॉट कोरोना, और आप ठीक भी हो जाते हैं। बट व्हाट विल डू के भी आपके वो लोग जो बुजुर्ग जो घर बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे लॉकडाउन की वजह से और बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से, दे विल गेट इन्फेक्टेड, और वो फिर एक्चुअली ये पता है हो भी यही रहा है। हमारे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं अब वो ज़्यादा एज ग्रुप के आ रहे हैं और ज़्यादा कोमोर्बिड कंडीशन वाले आ रहे हैं। पहले ये था कि हमारा जो यंगर कोहॉर्ट था वो लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल रहा था, तो और
दे एक्चुअली बिहेव लाइक अ कैरियर और माइल्ड सिम्टम पेशेंट्स। तो जब वो इनफैक्ट कम हो रहे थे और ज़ाहिर अल्टीमेटली दे गो बैक टू देयर होम्स, और उसके बाद वहाँ पे भी चांसेस कम थे कि वो ट्रांसमिट कर सकें अपने लव्ड वंस को जो कि वीकर हैं इम्यून रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये सारी इक्वेशन चेंज हो गई आफ्टर ईद, जब जैसे एक्सपोजर ज़्यादा हुआ। तो अब अभी भी यंग लोग आ तो रहे हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शन इतना नहीं है जितना कि बीमारियों के साथ जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो लोग ज़्यादा बीमार हो गए हैं और जिनकी एज ज़्यादा है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, thank you, डॉक्टर साहब। ये शानजा दाऊद एक क्वेश्चन पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कि आई एक्सपीरियंस्ड ऑल सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू COVID-19 in mid of March. I did test for malaria, but it was negative. Can I test now to donate plasma? Since I have AB negative and I want to donate being a rare donor. तो आई गेस उनका ये है कि ड्यूरेशन क्या है कि वो अभी भी करा सकती हैं टेस्ट पता करने के लिए कि उनको हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या वो डोनर बन सकती हैं? टेस्ट का थोड़ा सा बता दीजिएगा। लोग जो है ना वो एंटीबॉडी टेस्ट बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं आजकल, इसको PCR को छोड़ के, बिकॉज इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज PCR। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। इस वक्त हमें एंटीबॉडी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ये इस केस में जब आप कोविड हो गया और उसके बाद आप प्लाज्मा उस वक्त करवा सकते हैं। लोग पहले करवा रहे हैं एज डायग्नोस्टिक, उसको ले रहे हैं टेस्ट को। सो अगेन दो पार्ट हैं इस क्वेश्चंस के। एक जो क्वेश्चन आया था ऑडियंस की तरफ से कि उनको लगता है कि उनको कोविड लाइक सिम्टम हुए और नाउ शी इज इम्यून और शी कैन डोनेट प्लाज्मा। उसमें तो सबसे पहले कंफर्म करना ज़रूरी है, और इस स्टेज पे आप PCR नहीं करा सकते। मतलब इट्स बीन मोर देन अ मंथ नाउ जो आप मुझे स्टोरी बता रही हैं। तो उसमें द ओनली वे टू सी वेदर शी हैज़ गॉट इम्यूनिटी और शी हैज़ गॉट एंटीबॉडीज डेवलप्ड अगेंस्ट, वो एंटीबॉडी टेस्ट ही होगा। आल्दो के डायग्नोसिस में ये हेल्प नहीं करेगा, लेकिन एक डिटर्मिनेशन में कि भी उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं कि नहीं, वो पता लग जाएगा। सो अगर वो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो, और शी वांट टू डोनेट, उसमें फिर वो जो भी प्लाज्मा कलेक्शन पॉइंट्स हैं, दे विल डू ऑल द टेस्ट के इज ही और शी ए राइट कैंडिडेट टू गेट प्लाज्मा डन और नॉट, क्योंकि वो अपने एंड पे सारा चीज़ें चेक करके फिर ही प्लाज्मा लेते हैं। ठीक हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आई एम सॉरी डॉक्टर आयशा, एक और भी कोई क्वेश्चन था? एंटीबॉडी टेस्ट और PCR टेस्ट कौन सा, मतलब डायग्नोस्टिक कौन सा है? लोग एंटीबॉडी टेस्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि वो चीपर है। जी, एंटीबॉडी टेस्ट इज नॉट एट ऑल ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें नुकसान होने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि ये फॉल्सली पॉजिटिव भी आ सकता है और आप समझ सकते हैं कि मुझे कोरोना हो चुका है, और इन द रियल सेंस ये हो सकता है कि आपको बाद में जी डेफिनेटली COVID-19 हो चुका है, और आपको रियल बाद में आप अपने आप को फील से यू फील योरसेल्फ सेफ, लेकिन बाद में कहीं आपको फिर कोरोना हो जाए। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंड, क्योंकि इसके फॉल्स पॉजिटिव्स भी हैं, फॉल्स नेगेटिव्स भी हैं, दोनों तरह के इम्प्लीकेशंस हैं। सो डायग्नोसिस के लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड, नॉट एट ऑल। हाँ, कुछ सिनेरियोज हैं, जैसे अभी प्लाज्मा की बात हो रही थी उसमें, और देयर आर सम अदर इंडिकेशन जिसमें आप एंटीबॉडी करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये समर अमीन का एक क्वेश्चन है कि उनकी फैमिली में समझे कोई इन्फेक्ट हो गया, 12-13 दिन बाद वो फुली रिकवर हो गए। अब दैट पर्सन इज नाउ इन कांटेक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पर्सन थ्रू आउट, सो विल ही और शी गेट इन्फेक्टेड अगेन और इज दैट पर्सन इम्यून? अगेन आई अज्यूम के वो जो पहले पर्सन की बात कर रहे हैं वो प्रूवन COVID-19 केस हैं। हाँ जी। And then they are asking whether there is a chance of reinfection or not, because they are in contact with another COVID person now after being fully recovered as a caretaker. I understand. In literature we could not find any case of reinfection. Actually what happens is, जो हमने खुद देखा कि जो asymptomatic carriers आ रहे थे हमारे पास, उनमें से जब ये पॉलिसी थी कि जब तक 2 नेगेटिव PCR नहीं होते they cannot be discharged home, तो कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका PCR इवन 50 डे प्लस तक भी पॉजिटिव आता रहा, और एक आधा ऐसा केस भी हमारे पास आया कि हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक थे। एक आधा केस ऐसा भी आया कि वो पहले एडमिट रहा एक हॉस्पिटल में, फिर देन ही वाज डिस्चार्ज होम क्योंकि उनके 2 PCR नेगेटिव हो गए। फिर कुछ दिनों बाद ही वाज फ्रॉम ए पुलिस फोर्स, तो दोबारा किसी और उनका कोई दोस्त जो पुलिस में था वो इन्फेक्ट हुआ, तो एज ए पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसका टेस्ट किया गया, अगेन ही बिकेम पॉजिटिव, वो दोबारा हमारे पास एडमिट हो गए, लेकिन थ्रू आउट उसको कोई सिम्टम नहीं आए। तो एक्चुअली लिटरेचर सेज दिस कि भी आपका जो PCR है दैट कैन कम पॉजिटिव फॉर इवन डेज और वीक्स,
तो वो री इन्फेक्शन नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि PCR जो है सिर्फ वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है। इट कैन नॉट टेल दैट द वायरस इज लाइव और डेड। और वायरस तो वैसे लाइव डेड नहीं होता टेक्निकली स्पीकिंग। वायरस इज एक्टिवली रेप्लिकेटिंग विद इन द बॉडी और नॉट, एक्टिव है इस वक्त के नहीं। तो होता ये है कि जब आपको एक दफ़ा वायरल इन्फेक्शन होता है तो फिर आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं दे टेंड टू रीजनरेट। तो जो पुराने सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी नेजल सैंपल आप लेते हैं, अगर उसमें पुराने सेल जो शेड ऑफ हो रहे हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल का डिटेक्ट होना, इट्स नॉट ए साइन कि भी यू आर हैविंग एक्चुअली इन्फेक्शन। तो ये एक नई डिबेट जनरेट हुई थी कि भी कितनी देर तक इन्फेक्टिविटी रह सकती है। अब तो उस पर भी स्टडीज आ गई हैं कि इन्फेक्टिविटी कैन नॉट प्रोलॉन्ग मोर देन 10 days until unless there are some other conditions. उस पर भी बाद में मैं आ जाऊंगा। तो बेसिकली देयर इज नो री इन्फेक्शन। अभी तक तो कोई एविडेंस ऐसी नहीं आई। वंस यू आर इन्फेक्टेड यू आर इन्फेक्टेड। एंड चलिए, दैट इज वन reassuring and positive aspect out of the whole discussion so far, I think so. अच्छा डॉक्टर साहब, फरीहा अवान का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम, sorry but having said this, they should practice full precautions. It does not mean कि वो हैंड हाइजीन ना करें और वो सारी चीजें ना करें। बिल्कुल ठीक, वो कैरियर तो फिर भी बन सकते हैं ना उस जर्म। ठीक है डॉक्टर साहब, वो पूछ रही है फरीहा अवान कि उनके कोई कोलीग पॉजिटिव आ गए थे कोविड में और आप खुद एसिम्प्टोमेटिक है और आपको ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करी है क्वारंटाइन करने के लिए, तो आपका टाइम क्या है अपने आप को टेस्ट कराने का? वो ये पूछ रही है, व्हाट इज द टाइम ऑफ गेटिंग योरसेल्फ टेस्टेड? अच्छा, इसमें हम ये करते हैं, हम उनकी ना रिस्क असेसमेंट करते हैं अपने PKLI में। तो हमारे पास बेसिकली WHO का प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं और यूरोपियन CDC का प्रोटोकॉल है कि हाउ टू डू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड व्हेन टू एडवाइस टेस्ट। अब उसमें ये होता है कि एक हाई रिस्क एक्सपोजर होता है, एक इंटरमीडिएट रिस्क है और एक यू कैन से लो रिस्क एक्सपोजर। हाई रिस्क एक्सपोजर तो ये है कि आपने डायरेक्ट उससे फिजिकल कोई कांटेक्ट किया, फिजिकल कांटेक्ट है या उसकी सिक्रीशंस का आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट है, जैसे दैट कोलीग हैज डायरेक्टली कफ्ड अप ऑन यू। तो अगर ऐसा कोई कांटेक्ट है तो दिस इज हाई रिस्क कांटेक्ट है, उसको तो टेस्ट करना पड़ता है। मैं टेस्ट की टाइमिंग पे बाद में आता हूँ। इंटरमीडिएट रिस्क ये है कि यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशंस, जैसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, मास्क भी आपने ऑन रखा हुआ है और कफ एटिकेट्स को भी फॉलो कर रहे हैं, बट समहाउ अदर पार्टी इज नॉट फॉलोइंग दैट एंड यू हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद देम फॉर मोर देन 15 minutes विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter। तो अगेन ये कोई इंटरमीडिएट सा रिस्क आ जाता है। लो रिस्क में तो ये है कि आप भी सही फॉलो कर रहे हैं सारी प्रिकॉशंस, मास्क ऑन है, 3 feet से ज़्यादा का डिस्टेंस है, क्लोज एनवायरनमेंट में 15 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग नहीं हो रही, दोनों पार्टीज को फॉलो करें, तो यू आर एट लो रिस्क। लो रिस्क पे वी डू नॉट रिकमेंड एनी PCR टेस्टिंग। इंटरमीडिएट केस टू केस हो सकता है। जो हाई रिस्क केस है, अगर वो अपने आप को जज कर लें इस सिनेरियो में, अगर उस केस के साथ उनका जो लास्ट एक्सपोजर डे है, सपोज लास्ट एक्सपोजर डे उनका आज 13 है, तो अगर उनका 10 था तो ऑन द 5th डे ही और शी कैन गेट हर सेल्फ टेस्टेड 5वें दिन लास्ट एक्सपोजर से। अपनी कुलीग के साथ उनका लास्ट एक्सपोजर सपोज 10 को हुआ है तो वो 5वें दिन अपना टेस्ट करवा सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमीडिएटली तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, वायरस टेक सम टाइम टू पॉपुलेट इनसाइड योरसेल्फ एंड वो उसके बाद अपने सिम्टम्स देता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम day 2 to day 14 और उसमें भी जो मीन वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव आते हैं वो लोग 5वें दिन आते हैं। सो इट इज़ बेटर कि अगर वो उनका लास्ट कॉन्टैक्ट कल हुआ है तो वो 5वें दिन टेस्ट करवाएं ताकि बार बार टेस्ट ना कराना पड़े। वरना अगर आपका 5वें दिन भी नेगेटिव आ रहा है एंड यू आर स्टिल अ हाई रिस्क एक्सपोजर, तो आप 48 से 72 आवर्स के बाद एक दफ़ा फिर भी रिपीट करा सकते हैं। टिल देन कंटिन्यू योर क्वारंटीन। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, जिया जाफर का एक क्वेश्चन, आयशा आप करें। हाँ नहीं, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के हिसाब से कि कोविड के पेशेंट के फ्यूनरल अटेंड किया जा सकता है या नहीं, अगर वो कॉफिन में है या पैक्ड है, ये प्लीज बता दीजिए। जी, इसमें ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी पे चलना ज़रूरी है। जब एक दफ़ा कॉफिन हो जाए, यानी कि गुस्ल दिया जा चुका हो और कॉफिन यानी अप्लाई कर दिया है उसके ऊपर, तो उसके बाद वो इन्फेक्शियस नहीं रहती बॉडी, इट इज़ नो मोर इन्फेक्शियस। बट हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि आपके लिए सारी प्रिकॉशंस खत्म हो गई हैं। यू हैव टू बी मोर कॉशियस। उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और फ्यूनरल अटेंड करने के बाद आप वापस जाके, मतलब बेहतर है कि
टेक अ बाथ और एटलीस्ट फेस वॉश कर लें और हैंड वॉश कर लें, ये ज़रूरी है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है और जब डेथ होती है तो ब्रीदिंग सिस्टम सारा आपका शट डाउन हो जाता है, तो देयर इज़ नो चांस कि वो वायरस खुद से पॉप आउट होके बाहर आ जाए, क्योंकि मैंने भी बताया कि वो कफ करेगा, टॉक करेगा तो ही वायरस स्प्रेड करता है। डेड बॉडी कैन नॉट डू दैट, तो वो वायरस बाहर नहीं आएगा। हाँ, जो वायरस आपकी स्किन पे इधर उधर लगा हुआ है, जब एक दफ़ा उसको गुसल दे दिया, इट मीन्स कि आपने उसको बाथ दे दिया, तो अब वो बॉडी भी सारी उसकी इट्स क्लियर ऑफ वायरस नाउ, और उसके बाद आपने उसको एक्स्ट्रा कवरिंग यानी कि आपने कफन भी पहना दिया, तो देयर आर नो चांसेस के वो ट्रांसफ़र हो सके। बट होता है कि ये एक्चुअली कॉन्ग्रीगेशन सेटिंग्स जो भी होती हैं या फ्यूनरल सेटिंग, उसमें you become a vector to populate this virus, so that is why it is advisable कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड हाइजीन रखें, कि आप खुद वेक्टर या फैक्टर ना बन जाए। वो सोशल कांटेक्ट का भी तो फैक्टर आ जाता है ना जनाजे की गैदरिंग में एंड ऑल दैट, बिसाइड्स द बॉडी से इन्फेक्ट होने का प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये हसनैन साइड का भी एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं इफ अ पेशेंट हैज टेस्टेड पॉजिटिव हाउ लॉन्ग बिफोर वन शुड गो फॉर रीटेस्ट टू चेक इफ दे आर नेगेटिव नाउ, which test is more authentic in knowing if COVID is out of your system, PCR or antibodies? जी, इसमें दो सिनेरियो हैं जी। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि जिसका कोविड पॉजिटिव आया है, ही और शी इज़ हैविंग सम सिम्टम्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 2 दिन से बुखार है और उसने थर्ड डे ही गॉट पॉजिटिव कोविड-19 के लिए, तो इसमें हम ये करते हैं कि सिम्टम्स से डेज काउंट करना शुरू करते हैं। तो जो पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं उनमें 10th डे पे आप चेक कर सकते हैं पीसीआर को दोबारा फॉलोअप करके। फॉर एग्जांपल, अगर 2 दिन पहले उसके सिम्टम स्टार्ट हुए और आज वो कोविड पॉजिटिव आ रहा है, तो आप 2 दिन पहले से काउंटिंग शुरू करें और 10th डे पे पीसीआर रिपीट करके देखें वेदर इट हैज टर्न नेगेटिव और नॉट। और अगर आप कंप्लीटली इफ़ यू आर एसिम्प्टोमेटिक और आप किसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आपका डिटेक्ट हुआ है, जैसे आपके घर में किसी को था और आपने भी चेक करवा लिया या आपका करवाया गया चेक, तो देन 7th डे, ऑन 7th डे ऑफ दैट पीसीआर पॉजिटिव यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। और जहाँ तक डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात है, वो पीसीआर ही एंटीबॉडी इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस। ये फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है इवन इफ यू आर नॉट हैविंग कोविड-19, एंटीबॉडी इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस। और अगर नेगेटिव आ जाता तो फॉल्सली नेगेटिव भी हो सकता है। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन 2-3 लोगों ने पूछा है कि मास्क पहनकर पार्ट्स खुल गए हैं तो वॉक या जॉगिंग करना अप्रोप्रिएट है, या विदाउट मास्क भी सेफ है, या पहन के ही करना है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जॉगिंग और वॉक पार्क्स में करनी है तो मास्क का क्या इसमें स्टैंस होगा? ओपन एयर में साइंटिफिकली स्पीकिंग, when there is a lot of cross ventilation and there is no contained environment like parks, you can safely run without mask on, I think so। मतलब ये scientific बात कर रहा हूँ, I am not commenting upon the official policies, but having said that, if you are suspicious enough कि आपके पास से कोई गुजरा है, कफ आउट कर रहा है, वैसे तो for a momentary contact से कुछ नहीं होता, लेकिन it is always safe अगर आप ऐसी गैदरिंग में वॉक कर रहे हैं जहाँ पे रश ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर मास्क लगा लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मास्क लगाने के लिए भी कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं। एट टाइम्स मास्क ही सोर्स बन जाता है आपके इन्फेक्शन का। मास्क प्रोटेक्ट तो कर रहा है आपको दूसरों से, लेकिन उसकी आउटर लेयर इन्फेक्टेड हो चुकी है ना, लोग उस पर आके कफ आउट कर रहे हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि यहाँ तो अगर आप मेडिकल मास्क यूज़ करें तो उसको सिंगल यूज़ रखें, उसके बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें इन ए प्रॉपर बिन, जहाँ से कोई और उसको रीयूज़ ना करें। और मैं तो ये एडवाइस करता होता हूँ कि आप उस मास्क को एक्चुअली उसको पूरी तरह टीयर अपार्ट इसको पूरी तरह फाड़ के फिर फेंकें, वरना ये भी हो रहा है कि वो रीयूज़ हो रहे हैं कुछ जगहों पे, जो आपको स्ट्रीट वेंडर्स मिल रहे हैं जो मास्क बेच रहे हैं, यू नेवर नो कि वो यूज्ड मास्क हैं या क्या है। तो इसके अलावा तीसरा ये है कि अगर आपने वो कपड़े वाले मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट सिंगल कॉन्टेक्ट के बाद उसको वॉश करके फिर दोबारा यूज़ करें। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी एक आया है, हाउ टू डिसइंफेक्ट N95 मास्क, काइंडली थ्रो लाइट ऑन इट। अब इसमें ये अगर तो डॉक्टर हैं तो उन्हें पता होगा कि इसका सिंगल यूज़ होता है, एक्सटेंडेड यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल सेटअप्स में होता है, उसके लिए अपनी कुछ प्री कंडीशंस हैं।
अगर ये डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं तो इनको इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट से रजू करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हर N95 मास्क की टाइप पे डिपेंड करता है, उसके यूजेज पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, if you are doing your duty in an ICU and you are dealing with an intubated patient, then only a single use N95 mask is recommended. You don't need to disinfect that. You have to discard it. अगर आप किसी ICU सेटिंग में नहीं हैं बट वहाँ पे एक पोटेंशियल एरोसोल जनरेशन का and you are using N95, you can reuse it, but you have to pack it in a जो बिन होता है उसका अपना डिस्पोजेबल बिन, उसमें रख के आप उसको एटलीस्ट कंसेक्टिव 8 आवर्स के लिए, यानी 8 टाइम्स, अगर सपोज एक घंटे के लिए आपने यूज़ किया तो 8 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ख्याल ये करना है कि उसकी आउटर साइड को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से फिर दोबारा इन्फेक्शन. देयर इज़ नो मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन एज फार एज आई नो. आई एम नॉट एन इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट, so probably they should contact their infection control department to get more information on that. हाँ, पब्लिक को N95 की वैसी जरूरत नहीं है, but it's I don't think it's a doctor asking the question. तो I guess उनको वैसे दूसरे मास्क जो सर्जिकल मास्क हैं वो यूज कर लेने चाहिए और वो वन टाइम यूज के लिए बेहतर है. ठीक है डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, टॉरस का एक मैसेज आया, इफ वी हैव फीवर ओनली 3 days एंड आफ्टर दैट वी आर फाइन, इवन देन वी हैव टू डू PCR टेस्ट. Yes, in the given scenario, yes. You got febrile 3 days ago and you are okay, but you got appointment of PCR being done today, go for it. It's better for you because अगर आपको बाद में कभी दोबारा फीवर या इवन सोर थ्रोट भी होता है तो you will be again in a fix के भी पहले कोविड था या अब था. So कोरोना वायरस कैन persist even in asymptomatic up to 7 days. जैसे मैंने बताया कि 7वें दिन PCR asymptomatic में करवाना होता है तो symptomatic में 10th day तक persist कर सकता है. So अगर इस चीज़ को आप यहाँ पे ट्रांसलेट करें तो डेफिनेटली यस, दे शुड गेट इट टेस्टेड. ठीक है डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, एक और कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें कोविड-19 से, और काफी लोग कह भी रहे हैं, हर जगह जो डिस्कशंस होती हैं, बातें होती हैं, तो कहते हैं कि जी बच्चों में नहीं हो रहा, या बच्चों में होता है तो सिम्टम नहीं होते, या बच्चे सेफ हैं. तो ये बात कहाँ तक सही है डॉक्टर साहब? पार्शली ठीक है और पार्शली रॉन्ग है. इसमें वही बात है कि अंडरस्टैंडिंग का इम्पोर्टेंस है कि आप इसको लेते किस तरह. बच्चों में अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग दे हैव वेरी लो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स टू अटैच दिस वायरस. एक रिसेप्टर होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2. इनके लंग्स इतने मैच्योर नहीं होते, उनमें ये इनके रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं. सो दे कैन कैरी दिस वायरस बट दे आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड. सिंध की एक जो डाटा आया था जो 1 महीना पहले, उसमें उन्होंने जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स निकाली थी कि आउट ऑफ 1 लाख पीपल 0.5 चाइल्ड इज इन्फेक्टेड एट द, अगर उनकी एज 1 से 10 साल है. और ये अगर एक एज को आप बढ़ाते जाएं तो ये फैक्टर बढ़ता चला जाता है कि 1 लाख के पीछे कितने बच्चे. 20 साल की उम्र तक 0.7, यानी 1 लाख में से इतने कम लोग. इसी तरह जब आप आ जाते हैं 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक तो ये तकरीबन 3 से 4 लोग बनते हैं. बट ये आई एम टॉकिंग अबाउट जब लॉकडाउन चल रहा था. और इसी तरह फिर 70 प्लस पे ये 15 पे जंप करता है 1 लाख से ऊपर. सो वाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज़ के बच्चे इसको कैरी करते हैं, दे आर नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड, दे आर नॉट बीइंग टेस्टेड एज वेल. तो उनका नंबर कम ही आएगा, बट दे आर ए वेरी गुड कैरियर टू ट्रांसफर इट टू तो एल्डरली तो घर बैठे हैं तो वो कहाँ से 15% का रेशो ला रहे हैं, जबकि बच्चे आपके जो yeah, that's why schools should remain closed. Otherwise until unless this outbreak is over, otherwise this is a big known factor to transmit the disease world over. यही तरीका है ये बच्चों को. बच्चे एक दूसरे के घरों में भी लेके जाएंगे, बच्चे एक दूसरे से एक दूसरे के घरों में भी लेके जाएंगे और टीचर्स को भी इन्फेक्ट करेंगे. बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें क्रॉस ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे कैन नॉट फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, दे कैन नॉट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. इट्स लिटरली नॉट प्रैक्टिकल फॉर देम. सो इट्स नॉट एडवाइजेबल मेडिकली दैट दे शुड गो टू. थैंक यू. ये समर अमीन का भी एक क्वेश्चन आया है कि 80 इयर्स के जो पेशेंट हैं, मतलब
पर्सन है उनका ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए तो सही है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल फॉर एन 80 इयर्स पर्सन ऑन ऑक्सीमीटर? अभी तक कोई मेडिकल साइंस में मैंने ऐसी स्टडी नहीं पढ़ी जिसमें एज वाइज ऑक्सीजन सैचुरेशन का कोई पैरामीटर है। इट्स सेम फॉर एवरीवन, अगर छोटा बच्चा है उससे लेके बड़े तक सबका एक है, और इसमें एटलीस्ट रूम एयर पे इट शुड बी मोर देन 93% इन ए रेस्टिंग स्टेट। इट शुड बी मोर देन 93%। ठीक है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में बता दें। जो आजकल अब हम लोग बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड देख रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक करें, और कुछ कामों के बारे में बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, वाइटामिन कौन से हैं उसका थोड़ा सा बता दें कि हम लोग, क्योंकि मोस्टली हम लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पे, कि हम लोग बच्चों की इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए और प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हम लोग क्या अपनी रूटीन में कर सकते हैं, विच वुड बी हेल्पफुल मेडिकली। I think you are asking about some dietary supplements or some nutritional. Yes. Achha. So COVID-19 is not mature enough to tell all these things. It's just 6 months old disease. इस पे अभी ऐसा कोई इमर्जिंग डाटा हमें नहीं मिल सका, although के a drowning man catches at a straw वाली बात है इस वक्त, कि everybody is trying every possible thing out of speculation, out of anticipation. जो भी इसके सिस्टर डिजीजेस पे ट्रायल्स हुए हैं, जो चीजें उसमें इफेक्टिव रही हैं या पार्शियली इफेक्टिव, एवरीथिंग इज बीइंग ट्राइड एज वेल। तो वी आर नॉट प्रीटी श्योर के विच थिंग इज गोइंग टू वर्क और विच थिंग विल बी हार्मफुल फॉर यू। सो न्यूट्रिशनली आई डोंट थिंक कि कोई एक सिंगल एजेंट भी ऐसा है जिस पे मैं कहूँ कि साइंटिफिकली प्रूवन इट इज हार्मफुल और इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, प्रिवेंशन में ये ज़रूर है कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें रादर देन गोइंग फॉर विटामिन्स तो आप ले भी लें तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स तो डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन एक होती है डिजीज़ हाइपर विटामिनोसिस, उसके अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन जब आप वही विटामिन्स आप नेचुरली लेते हैं तो कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही उसमें से एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी को मिलेगा। So it is better कि until unless you cannot take your normal diet, जैसे कुछ mal absorption syndromes के पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं कीमोथेरेपीज पे, जिनके सारी गट अंदर से not able to absorb the things, जो पेशेंट्स हाइपर एलिमेंटेशन एक चीज़ होती है, यानी कि वो इंट्रावीनस रूट से फूड ले रहे होते हैं फॉर मैनी मंथ्स और वीक्स, उनको तो विटामिन देना जस्टिफाइड है। अदरवाइज वी डोंट बिलीव ऑन के भी आपको किसी विटामिन की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू टेक it in natural way. ठीक है डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन था रिलेटेड टू दिस के जो विटामिन्स और कैल्शियम्स हैं वो इस तरह के सप्लीमेंट्स वगैरह, तो वो बच्चे भी ले सकते हैं और उनको भी देने चाहिए और खुद भी लें आप? अगेन इसमें कैल्शियम का कुछ रोल निकलता है, क्योंकि कैल्शियम इज यूज्ड व्हेनेवर देयर इज ए ग्रोथ इन द बॉडी, स्पेशली बोन्स एंड टिश्यूज की ग्रोथ जब हो रही होती है, तो स्पेशली इन प्रेग्नेंट फीमेल्स बिकॉज ए बेबी इज बीइंग ग्रोन इन यूट्रो, यू नीड अ कैल्शियम सप्लीमेंट, स्पेशली फॉर ग्रोइंग चाइल्ड हु आर ग्रोइंग। एक्चुअली ये जो हमारी प्री स्कूल एज है और जो स्कूल की अर्ली एज है जिसमें ग्रोथ हो रही है और अभी आपका एक हाइट मेंटेन नहीं हुई, तो उसमें कैल्शियम का बेस्ट वे तो यही है कि वो मिल्क से लिया जाए। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कि मिल्क में कैल्शियम नहीं है तो यू कैन टेक दोज सप्लीमेंट्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन योर बॉडी इज ग्रोन, योर बोन इज ग्रोन, वी डोंट फाइंड एनी एविडेंस अंटिल अनलेस यू हैव सम डिजीज जिसमें आपकी बोन कमज़ोर हो चुकी है। कुछ डिजीजेज हैं ऐसी जिसमें हम कैल्शियम सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, बट फॉर ए नॉर्मल पॉपुलेशन यू अपार्ट फ्रॉम दीज, या आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें टिश्यू ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा है, आप जिम जा रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें मे बी देयर इज सम रूम फॉर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट फाइंड एनी इंडिकेशन फॉर दीज सप्लीमेंट्स। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये एक डिसइंफेक्शन के बारे में भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लोरीन के साथ डिसइंफेक्टेंट बनाएं, कुछ कह रहे हैं डिटॉल के साथ बनाएं। तो एक क्वेश्चन भी अभी अतिया ताहिर का आया हुआ है कि 1 part ब्लीच एंड 10 part ऑफ वाटर, इज इट अ गुड सोल्यूशन फॉर डिसइंफेक्शन और समथिंग एल्स? पेरोक्साइड का भी आया हुआ है, उसके बारे में दूसरा क्या क्वेश्चन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में भी मतलब एक क्वेश्चन आया है। हाँ, अच्छा, मैं आई सपोज के वी आर टॉकिंग टू ऑडियंस हु इज लिविंग एट होम्स। हम स्कूल्स की यहाँ
सॉरी हम किसी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे। सो मैं उसी पर्सपेक्टिव में बात करूंगा कि हम घर में डिसइंफेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लीच। ब्लीच इज द चीपेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल फॉर डिसइंफेक्शन एंड दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। यू नो, दो किस्म के डिसइंफेक्शंस होते हैं। एक वो होते हैं जो आप लिविंग थिंग्स पे करते हैं, जैसे ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन बॉडी है, फेस है। एक डिसइंफेक्शन आप करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे, जैसे आपके घर में कोई भी सामान आ रहा है बाहर से, या घर की यू नो टेबल्स और हाई टच सर्फेसिस हैं, डोर नॉब्स हैं, उनके लिए क्या डिसइंफेक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लासीफाई कि एक है लिविंग थिंग्स का डिसइंफेक्शन और एक है नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग में ब्लीच इज इफेक्टिव, ब्लीच इज नॉट इफेक्टिव फॉर योर बॉडी एट ऑल। जैसे हो रहा है कि वो डोर्स बनाए जा रहे हैं जिसपे ब्लीच स्प्रे किया जाता है एंड इट इज बीइंग शायद आप वहां से पाक होके बाहर निकल रहे हैं। इट इज वेरी मतलब इलॉजिकल अगर आप साइंस की बेस पे बात करें। सो ब्लीच का सोल्यूशन बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ। इसमें आपने ये करना होता है कि फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर टेक 10 ml आउट ऑफ दैट। इसको यानी 99 ml का, सॉरी 990 ml का। ओके, सो टू गेट 1 लीटर और 10 ml ब्लीच इन इट। ठीक है, तो ये पूरा 1 लीटर हो जाएगा और ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। आप 1 लीटर में 10 ml पानी की जगह 10 ml ब्लीच डाल दें। अगर आपने हाफ लीटर बॉटल है आपके पास और आप उसको वो यू नो जैसे स्प्रे बॉटल्स होती हैं वो बनाना चाहते हैं घर में, तो उसको हाफ लीटर में 5 ml और इसी तरह 250 ml में 2.5 ml, तो 5 cc के सिरिंज से आप ये सारी मेजरमेंट्स कर सकते हैं घर में रख के। अच्छा, अब ये ब्लीच कहाँ यूज होता है? दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड चीपर एंड वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। घर में कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी है जहाँ पे आप प्रॉपर सफाई नहीं कर सकते, जैसे कि सर्फ से, डिटर्जेंट से फर्श की सफाई करना चाह रहे हैं, आप किसी डोर हैंडल की सफाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जस्ट इसका स्प्रे कर दें, दैट इज इनफ। वो जब ड्राई होगा तो वो जगह डिसइंफेक्ट हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 आप जो यूज़ कर सकते हैं वो होता है अल्कोहल वाइप्स, जो आपने देखा होगा अक्सर ये मेडिकली यूज़ होती हैं वाइप्स, मार्केट से भी मिल जाती हैं डिस्पोजेबल वाइप्स। कुछ आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसपे वाटर डिसइंफेक्शन नहीं किया जा सकता, जैसे आपका मोबाइल है, आपकी कार कीज़ हैं, बाइक की कीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वाटर डिसइंफेक्शन वुड बी हार्मफुल। ऐसी कोई डिवाइसेज हैं और वो आप उसको फ्रीक्वेंटली टच कर रहे हैं, तो उनके लिए आप ये अल्कोहल वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट से मिल जाती हैं इजीली, डिस्पोजेबल, उससे इसको वाइप कर लें तो वो भी साफ़ हो जाएगा। तीसरा जो सबसे आसान तरीका है कि घर में जो आप रूटीन में सफाई के तरीके हैं फर्श धोने के, जैसे मिसाल है, या घर में जो डस्टिंग करते हैं, अगर आप उसको उसी में सर्फ वाले उसके साथ कपड़े के साथ आप जिस तरह भी वॉश करते हैं, दैट इज इनफ। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सोप, सिंपल डिटर्जेंट, सिंपल सर्फ कैन डू ऑल द थिंग्स। आपको किस जगह क्या यूज़ करना है बस ये पता होना चाहिए। तो ये तो है नॉन लिविंग थिंग्स में आप सर्फ यूज़ कर सकते हो, डिटर्जेंट्स यूज़ कर सकते हैं और आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डिटोल। डिटोल का जो है, एक्चुअली डिटोल में क्लोरोजाइलिनोल इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट, स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है। इस इंग्रेडिएंट की स्टडीज़ तो अवेलेबल हैं सिस्टर डिजीज़ में, यानी जो SARS-CoV-2 कहलाता है ना, ये इससे पहले सार्स आया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया, उस पर कुछ स्टडीज़ अवेलेबल हैं। बट इवन डिटोल कंपनी क्लेम्स के भी अभी कोविड-19 पे हमारे पास डाटा नहीं है, सो इट्स एन एक्सपेक्टेशन कि डिटोल विल वर्क ऑन दीज थिंग्स और नॉट। हैविंग सेड दैट, अगर उसके अंदर अल्कोहल का कंपोनेंट मौजूद है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के नाम से होता है, आइसोप्रोपेनॉल के नाम से है, यू नीड टू रीड दोज इंग्रेडिएंट्स। अगर वो इंग्रेडिएंट्स में 60% से अबव है अल्कोहल, तो दैट वुड बी, टेक्निकली स्पीकिंग, दैट वुड बी इफेक्टिव एज वेल। अब आ जाएं लिविंग थिंग पे डिसइंफेक्शन की बात से, हम इंसानों की जिल्द है, हाथ वगैरह हैं, फेस है, तो इसमें सिंपल सोप एंड वाटर इज इनफ। इफ़ यू आर आउट ऑफ योर होम यू कैन यूज हैंड सैनिटाइजर। अगेन हैंड सैनिटाइजर में एटलीस्ट 60% या मोर अल्कोहल होना चाहिए कंटेंट, देन इट वुड बी इफेक्टिव। और हाँ, ये जो ब्लीच बनाते हैं इसको, ये 24 आवर के बाद ये इनइफेक्टिव हो जाता है। यू हैव टू रीमेक इट, जस्ट लाइक आवर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, ORS को जैसे 24 घंटे रखते हैं। तो डॉक्टर साहब मतलब सॉरी, ये जो स्प्रे का बनाएंगे सोल्यूशन, तो ये वी हैव, इट्स इनइफेक्टिव आफ्टर 1 डे, वी हैव टू यूज इट विद इन 1 डे। यस, यू शुड मेजर के आपको डेली कितना रिक्वायर्ड है। आप घर की सारी सफाई बोतलें भर भर के, वी आर डूइंग इट, इट्स वेरी इजी। यू कैन मेजर के आपको डेली कितना रिक्वायर्ड है,
और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जो वर्केबल टिप्स हैं कि अगर आप बाहर से कोई सामान लाते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि जी अब उसमें जो वायरस है तो जी ग्रोसरी से, तो उसको कैसे हम डिसइंफेक्ट करें। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है। इसमें एक कोशिश ये करें कि आप घर में एक जगह बना लें, एक स्पेशल टेबल रखते हैं कि जहाँ पे सामान सारा ला के फ़ौरन रख दिया जाए। सबसे पहले तो जो उसके ऊपर की जो कवरिंग है, जो शॉपर्स वगैरह हैं, उनको रिमूव करें, और वही जो लेके आ रहा है वही रिमूव करें, बिकॉज हिज हैंड्स आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। वो उनको इस तरह से रिमूव करे कि अंदर वाली चीज़ें पहले बाहर आ जाएं टेबल के ऊपर, और ऑब्वियसली वो चीज़ ना हो जैसे कि जो पैकेट में नहीं है, पैकेजिंग में नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो पैक्ड चीज़ें हैं, जैसे कोई सर्फ का पैकेट है, कोई दूध का पैकेट है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ रख के बाकी जो शॉपर्स वगैरह हैं उनको फ़ौरन डिस्कार्ड कर दें। और अब वो शख्स हाथ धो सकता है और फेस भी धो ले, क्योंकि पता नहीं उसने टच ना किया हो अपने फेस को। एक तो ये काम। दूसरा, अब ब्लीच सोल्यूशन जो मौजूद है, यू कैन स्प्रिंकल दैट ऑन ऑल साइड्स ऑफ दैट मटेरियल जो वहाँ पे अवेलेबल है, और उसके बाद लेट इट ड्राई, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर लें। तो एक तरीका ये भी है जिसमें से आप आसानी से चीज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा घर में जितनी भी हाई टच सर्फेसेज हैं, जिनको हैंड टच होता है, जैसे डोर नॉब्स हैं, आपकी जो सीढ़ियाँ उसकी रेलिंग्स हैं, साथ वाली सपोर्ट रेलिंग्स, वॉशरूम का स्पेशली जो टैप्स होते हैं, और जो शेयर्ड वॉशरूम है स्पेशली उनके टैप्स को, और ऐसी जगहों को जो जैसे कि फ्रिज का डोर हैंडल है, आपके ड्रॉर्स हैं, इस तरह की चीज़ों को आप डेली डिसइंफेक्शन कर सकते हैं एक सिंपल ब्लीच वाले स्प्रिंकल से, या ब्लीच डैम्पन किसी क्लॉथ मटेरियल से। ठीक है डॉक्टर साहब, दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। ये डिसइंफेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक तो स्विच बोर्ड का बता दें, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने तो ये भी बताया था कि उन्हें डायरेक्ट स्प्रे स्विच बोर्ड पे कर दिया था, उसका एक तो क्लियरली थोड़ा सा। दूसरा, मोबाइल फोन्स का मुझे बताएं, क्योंकि हम लोग जब बाहर से निकलते हैं ग्रोसरीज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हम लोग फोन्स का और चाबियों का जो कीज है हमारी, वो इग्नोर हो जाती हैं। बाकी हम जितना भी केयर कर लें कि हमने ग्लव्स पहन के फ़ोन पकड़ा है, उसकी स्क्रीन को किया है, उसको किस तरह करना है, क्योंकि खुद तो मेरा ये था कि हम लोग क्लिंग फिल्म की 2 लेयर्स इसके ऊपर घर पे फ़ोन के ऊपर हम करके तो फिर जाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है एक लेयर उतार ली, फिर दूसरी उतार ली, क्योंकि आपके पॉसिबल ह्यूमनली मुझे नहीं लगता पॉसिबल है कि हम लोग बाहर जाएँ और हम फ़ोन्स के बगैर वो सारा टाइम निकालें और फ़ोन्स को फिर डिसइंफेक्ट करना है, उसके बारे में बता दें प्लीज़। Again, I think there are 2 or 3 questions. So I would start with switches, जो electric switches हैं। इसमें देखें यूजुअली दे आर प्लेस्ड एट ए हायर लेवल देन द चिल्ड्रंस रीच। एक तो आप एजुकेट करें बच्चों को कि वो इसको ये उनसे यानी कि उन्हें मना कर दें कि वो स्विचेस को टर्न ऑन और टर्न ऑफ ना करें। नंबर 2 ये करें कि आप स्विचेस को तो आप प्रैक्टिकली नहीं किसी चीज़ से कर सकते, देयर इज अ हैजर्ड कि आप इवन अल्कोहल भी करेंगे तो अगर इट्स अ फ्लेमेबल थिंग, यानी जो स्पिरिट वाइप्स होती हैं। इसमें बेस्ट ये है कि आप अपनी इफ़ यू टच इट विद योर हैंड देन वॉश योर हैंड, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अपनी एल्बो यूज़ कर लें, ये वाली जो एल्बो का एज है ये यूज़ कर लें, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू टच योर एल्बोज टू योर माउथ, नोज और आइज़। तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन जो बटन्स हैं उनको ज़्यादातर लोगों की रेंज से दूर रखा जाए, उसका कोई और मेरे जहन में कोई सोल्यूशन नहीं है। इट्स अ रिस्की थिंग। और अगर आपने यूज़ किया तो उसके बाद हैंड सैनिटाइज कर लें या हैंड वॉश कर लें, नंबर 1। अब जो बात है ये कार कीज़ की और मोबाइल की, तो उसमें वो तरीका भी किया जा रहा है कि 2-3 लेयर्स चढ़ा लें, लेकिन वो खुद जो लेयर्स हैं ना, वो क्रॉस इन्फेक्शन की वजह भी बन जाती हैं। you touch it and you touch it so many other things within your car or within your bike, मतलब you touch it which is already infected, उसके बाद आपने इधर भी हाथ लगाया उधर भी लगाया। तो उसमें ये है कि वंस जब आप बाहर निकलते हैं घर से, तो ये सोच के निकलें कि अब मैंने जहाँ पे भी हाथ लगाना है, मेरा हाथ मेरे नाक, मुंह और आंख तक नहीं जाएगा, जब तक कि until unless you get your hand washed again or sanitized again। तो एक तरीके से तो ये आप रोक देते हैं चीज़ों को। उसके बाद आप जितना भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ योर जर्नी यू जस्ट वाइप इट विद अल्कोहल वाइप्स एंड सैनिटाइज योर हैंड्स एज वेल। आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, उससे से हैंड सैनिटाइज करें और अल्कोहल वाइप खोल के एक दफ़ा आप अपने मोबाइल को अगर आप कर लें तो दैट वुड बी इनफ। बार बार फ्रीक्वेंटली करना इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, यू कांट डू इट। इसी तरह आप कार कीज़ के साथ कर सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ये दे दूं कि भी एयर में ये वायरस 3 आवर्स के लिए सर्वाइव करता है। तो अगर आप किसी कंटेंट जगह पे मीटिंग रूम में हैं तो वहाँ 3 घंटे तक वायरस रह सकता है। इतनी कंजेस्टेड मीटिंग के बाद बेहतर है कि उसको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इतनी देर खुला छोड़ दें।
नंबर 2, अगर आप किसी प्लास्टिक मटेरियल की बात करें, जैसे कार के अंदर मल्टीपल पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया और उसके बाद यू एक्सपेक्ट के वो अंदर से इन्फेक्टेड नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। कार का मटेरियल यूजुअली प्लास्टिक होता है, लेदर होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, तो प्लास्टिक पे इट कैन सर्वाइव अप टू 3 days। सो यू मे रिक्वायर 3 days टू गेट इट ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्टेड, क्योंकि वायरस उसके बाद सर्वाइव नहीं कर सकता। अदरवाइज के आप उसको किसी डिटर्जेंट से, सोप चीज़ से या ब्लीच से थोड़ा सा स्प्रे करके वॉश कर लें जो जो जगह फ्रीक्वेंटली टच थी। तीसरा ये कि जो मेटल सरफेसेस होती हैं, जो मेटल्स हैं, उस पर भी ये 3 दिन से 4 दिन तक रह सकता है, तो उसकी भी फ्रीक्वेंट क्लिनजिंग ज़रूरी है। चौथा ये कि जो आपका कार्डबोर्ड है, आपके ये पेपर करेंसी नोट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनको आपको अब जैसे पेपर करेंसी नोट को आप किसी भी चीज़ से वॉश नहीं कर सकते, तो उस पर ये इट कैन सर्वाइव अप टू 24 आवर। तो बेस्ट वे इज़ के यू डील विद इट एंड देन कीप इट इन ए सेपरेट बॉक्स फॉर 24 आवर, लीव इट देयर, और उसके बाद जब आप उसे निकालेंगे तो वो एक तरह से वायरस से क्लियर होगा। तो ये जो कार्डबोर्ड्स हैं, प्लास्टिक जो पेपर और फैब्रिक की चीज़ें हैं, ये 24 आवर के लिए अगर आप इन्हें छोड़ दें तो ये वायरस से क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब रैप अप करते हैं इसको। सिर्फ अब लास्ट क्वेश्चन आइसोलेशन के बारे में बता दीजिए कि आइसोलेशन में जो पेशेंट्स जाते हैं आफ्टर गेटिंग टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, उसमें उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशंस मोटी मोटी आप बता दें, क्योंकि इधर यही देख रहे हैं कि साथ ही एजोमैक्स शुरू कर रहे हैं तब, क्योंकि वो मैसेजेस इतने ज़्यादा उसमें वो आ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स कब लेनी है, उसमें क्या करना है, एंड व्हेन टू रश टू हॉस्पिटल, कौन कौन से जी, इस तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लास्ट में आया क्वेश्चन, बीइंग डॉक्टर, ये हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं थोड़ी सी फिगर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो बीमारी है, इसमें अगर 100% पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम ए कम्युनिटी, 80% यानी आउट ऑफ 100, 80% विल बी हैविंग अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सपोर्टिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जैसे बुखार हुआ तो पैरास्टामोल ले ली, कफ हुई तो कोई कफ सप्रेसेंट ले लिया, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डोंट नीड एनीथिंग। तो इसलिए अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जो बाकी 20% रह गया, दे नीड एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन। दिस इज द कोहॉर्ट जिसको आप किसी भी डॉक्टर साहब का आई थिंक स्टक हो गया है इंटरनेट। ओके, वी कैन वेट, अगर आ जाता है दोबारा से फिक्स हो जाता है, ट्राई करें ऐड करने का दोबारा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, we'll have to do it again. आई थिंक वील हैव अनदर सेशन सून जिसमें बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी एड्रेस कर लेंगे। तो अभी ट्राई कर लेते हैं, अगर डॉक्टर साहब का हो जाता है लिंक तो ठीक है, वरना नेक्स्ट सेशन में बाकी एड्रेस कर लेंगे। Okay, this was the most important question, I guess. चलो, while we are waiting for डॉक्टर साहब, अगर वो दोबारा से लिंक अप हो जाए, I wanted to thank him, but I guess अगर हो जाता तो ठीक है। उन्होंने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी और काफी ज्यादा क्वेश्चंस एड्रेस किए, so that was so nice of him, and I really wanted to thank him as well as salute him and all the other frontline warriors जो रोज हमारे लिए रिस्क ले रहे हैं। हम तो स्टे होम स्टे सेफ हो जाते हैं, वो लोग स्टे होम भी नहीं हो सक रहे और स्टे सेफ भी नहीं हो सक रहे हैं। Hats off to them. I wish I could have the chance to thank him, but I don't know. We're trying AQ कि वो दोबारा लिंक अप हो जाए। I tried to send a message on WhatsApp, वो single take आ रहा है, I think उनका इंटरनेट में कोई इशू आ गया। I think so too. अनफॉर्चुनेटली हमारी भी 1 घंटे से ज्यादा हो गया लाइट गई हुई है, तो आई नॉट श्योर कि क्या हुआ है, कोई ऐसी ही प्रॉब्लम आ गई होगी, कोई इशू हो गया होगा। But really nice of him, Dr. Saab. If you watch this video later, thank you very, very much, and we salute you and all the other frontline warriors. आप रोज हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं, and we can stay home and stay safe just because you are out there and you are not staying home. Thank you very, very much. And Aisha Kamar, I'll guess we'll have another session soon, inshallah, for the members. For the last question, अब थोड़ी सी डॉक्टर मैं भी हूँ, मैं बता सकती हूँ इतना सा।
जो आइसोलेशन की केयर है उसके अंदर वी हैव टू चेक जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स की। और आजकल ऑक्सीमीटर्स नहीं मिल रहे हैं, सैमसंग का एक ऐप है सैमसंग हेल्थ, उसमें से देखा जा सकता है, इट कैन गिव अ रफ आइडिया। ब्रीदिंग इश्यूज अगर कोई हो रहे हैं, उसके बाद आपका परसिस्टेंट फीवर है जो कि बिल्कुल भी बेस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स पैरासिटामोल 2 टैबलेट 6 आरडी से ज़्यादा नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं करना। कोल्ड स्पंजिंग का ये मतलब नहीं है आपने ठंडा पानी वाला कपड़ा रख लिया, वो अब एक ऑब्सोलीट मेथड है। अब सिर्फ यही है कि आपने नॉर्मल अपने पंखे के नीचे पेशेंट को, जो आपकी स्किन एक्सपोज एरिया है, उसको जस्ट वार्म वाटर से आपने उसको गीला करना है एंड लेट इट इवेपोरेट, उससे टेम्परेचर एकदम डाउन जाता है। अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा उस सूरत में फिर ब्रीदिंग इश्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस वक्त दूसरा वॉमिटिंग, परसिस्टेंट डिहाइड्रेशन के साइंस, ये सारे वो साइंस है जिसके बाद हॉस्पिटल जाना है। हमारा मेन मकसद इसका सेशन का बेसिकली ये था। आई थिंक ही इज बैक। हाँ जी, डॉक्टर साहब इज बैक। ये जी अस्सलाम वालेकुम। Assign box. I'm sorry we lost you for a moment over there. Yeah. So, should I continue? Yes, On the please. same वो question? important question आपने address कर दिया। आइसोलेशन के बारे में और when should we rush to the hospital? अब इसमें it depends on the symptom, और सबसे आसान सिम्टम जो आप घर में बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं, दैट इज फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस। उसमें बहुत ज़्यादा मैंने जो हमें रिस्पॉन्सेज आए हैं उसमें जो मैंने चेक किया है वो ब्रेथलेसनेस एंग्जाइटी का फैक्टर होता है। सो रेस्पिरेटरी रेट इज़ अनदर पैरामीटर जो आप चेक कर सकते हो। अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है 20 से 30 के इन बिटवीन है, ये क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं जो आप घर में देख सकते हैं व्हेन यू शुड रश टू द हॉस्पिटल। और थर्ड, इफ पॉसिबल फॉर योर होल फैमिली, जस्ट परचेज अ पल्स ऑक्सीमीटर। If you can purchase a pulse oximeter for your family, that can work wonder. आपने उसमें मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि 93% सैचुरेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। इफ योर सैचुरेशन इज ड्रॉपिंग बिलो 90, You've lost him again. I stuck हो गया डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है। You're back. अच्छा, ओके। सो बेसिकली मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी रेट आप मॉनिटर कर सकते हैं अडल्ट्स में। बच्चों का तो आई एम नॉट ए स्पेशलिस्ट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। उसमें वैसे होता ही है कि इसकी इंटरकोस्टल रिसेशन हो रही होती है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट बेहतर बता सकते हैं। अगर आप तेज तेज सांस ले रहे हैं और आपके नाक के नथने बहुत फूल रहे हैं, वो वजह उस वक्त आपको जरूरत होती है। डेफिनेटली उससे बहुत पहले जरूरत पड़ चुकी होती है। रेस्पिरेटरी रेट आपका मैंने जैसे बताया 20 से 30 पर मिनट। अगर पल्स ऑक्सीमीटर सैचुरेशन 93 से नीचे जा रही है, सो ए पल्स ऑक्सीमीटर वुड बी ए बेस्ट हेल्प और इन प्लेस ऑफ ए डॉक्टर विद इन योर होम एट लीस्ट। तो ये वो टाइम है जब आप आइसोलेशन से हॉस्पिटलाइज। जी सॉरी डॉक्टर साहब, सारी मार्केट्स में अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट हुआ है ऑक्सीमीटर। हाँ, तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर एक दफ़ा हॉस्पिटल का विजिट करके और इवेलुएट कराना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे। एनी अदर क्वेश्चन? आयशा जी नहीं, बस जी डॉक्टर। आई थिंक क्वेश्चंस तो नेवर एंडिंग है हमारे। हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ, अब आपका भी काफी टाइम हमने ले लिया, वी विल हैव अनदर सेशन विद यू वेरी सून इंशाल्लाह। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपने इतना ज्यादा टाइम निकाला। आप लोगों को एजुकेट करें और मैक्सिमम एजुकेट इसलिए करें कि कई दफ़ा लोग, अब वही आपके वाली बात है, एंग्जाइटी में लोग रश करते हैं टुवर्ड्स द हॉस्पिटल्स। लोग एंग्जाइटी में प्लाज्मा ढूंढ रहे हैं, लोग एंग्जाइटी में रेमडेसिविर और जो टोक्सीज़ुमैब है वो ढूंढ रहे हैं कि मतलब जैसे ही उनके पेशेंट का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एक वो रश के अंदर वो लोग आते हैं कि अब हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस मतलब पेशेंटली इसको वो करें, और हर एक को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर एक को इन इंजेक्शंस की और इन प्लाज्मास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर थैंक यू वेरी मच। एंड जब आप ऑफलाइन चले गए थे तो आई जस्ट सेड के थैंक्स टू यू ऑल एंड ऑल द अदर फ्रंटलाइन वॉरियर्स, वी कैन स्टे होम एंड वी कैन स्टे सेफ। हैट्स ऑफ टू यू ऑल एंड अल्लाह में आपको help us as well. नहीं, थैंक यू सो मच By डॉक्टर staying at home, please help us. Yes, inshallah. Everybody, And nurses yes, and paramedical staff. Stay home.
Yes, Dr. Saab, all the frontline warriors, we salute you all. Thank you so much for coming on our live session. Thank you. Inshallah, we'll do it again whenever we get a chance with you. Thank you so much, Dr. Saab. Sure. Thank you. Thank you so Allah much. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, members, for participating and sending all the questions. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.